हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 10 जनवरी 2022 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले भी हम कुछ पेपर साइंस के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? संजना के पास तीन चुंबक ए बी सी हैं, जिसके ध्रुव क्रमशः A1 A2 B1 B2, यानी चुंबक ए के दोनों ध्रुव कौन से? A1 और A2। B1 बी के हैं B1 और B2, सी के हैं C1 और C2 अंकित किए गए हैं। यानी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ए के दे दिए A1 और A2, बी के दे दिए B1 और B2, सी के दे दिए C1 और C2। पर हमें पता नहीं है कौन सा ध्रुव क्या है, कौन सा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उसने निम्न प्रेक्षण किए कि जब वो जो A1 A2 जो ध्रुव है उनको पास में ला रही है तो वो क्या देख रही है, वो आपको बताना है। A1 विकर्षित करता है B1 को। A1 विकर्षित करना यानी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। A1 B1 को दूर भगा रहा है। और इसी प्रकार A1 विकर्षित करता है C2 को, यानी जो A1 है वो किसको दूर भगा रहा है? C2 को। यानी जो ये दोनों ध्रुव है समान ध्रुव है, वो ही एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी A1 और C2 के हैं समान है, A1 और B1 समान है। अब हमें क्या दिया है कि यदि C1 उत्तरी ध्रुव है, C1 क्या है? उत्तरी ध्रुव है, तो दूसरा ध्रुव दक्षिणी कौन सा होगा? C2 होगा। तो अगर C2 दक्षिणी ध्रुव है, A1 क्या होगा? विकर्षित कर रहा है यानी समान है, तो C2 अगर दक्षिणी है, A1 भी क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। अब A1 का हमें पता चल गया कि दक्षिणी है, तो A2 क्या है? उसका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। A1 क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, तो वो विकर्षित कर रहा है B1 को, समान है। तो B1 भी क्या है? B1 दक्षिणी ध्रुव है और B2 क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है। एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी और एक उत्तरी। हमें पता चला A1 कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। तो A1 जो विकर्षित कर रहा है यानी दूर भगा रहा है B1 को, तो समान है। A1 दक्षिणी है तो B1 भी दक्षिणी है, तो B2 क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कि B2 उत्तरी ध्रुव है और A1 दक्षिणी ध्रुव है। पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो हमने किए उस हिसाब से सही है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 नंबर। किसी बिंब का चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है? यानी कोई क्या कर रहा है, चाल और समय का ग्राफ खींचे है, तो उसका क्या परिणाम होगा? निष्कर्ष हमें बताना है कौन सा। बिंब की गति एक समान है, यानी जो चाल और समय का जो ग्राफ आ रहा है वो एक सरल रेखा आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है? एक सरल रेखा आ रही है। तो क्या करना है, कौन सा निष्कर्ष? बिंब की जो गति है एक समान गति है। दूसरा है बिंब विश्राम अवस्था में। विश्राम अवस्था में है तो गति तो क्या आ गई, यानी चाल तो शून्य आएगी। तो चाल का और समय का ग्राफ कहाँ से आएगा? तो ये तो नहीं होगा। बीम की गति असमान गति है, ये हो सकता है। बीम की जो गति है वो असमान है, यानी धीरे धीरे बढ़ रही है समय के साथ में, तो ऐसे आ जाएगा। अगर समान गति होगी तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ समय आ जाएगा या चाल आ जाएगी। ठीक है। तो क्या आ रहा है कि बीम की जो गति है समान हो सकती है और बीम की गति असमान हो सकती है, तब जो ग्राफ आएगा वो सरल रेखा आएगा। एक बार इस प्रकार की से सरल रेखा आ सकती है, एक बार इस प्रकार से आ सकती है। तो ए और जो सी ऑप्शन है वो हमने सही किए हैं, तो ऐसा ऑप्शन है 3 नंबर, यानी सी ऑप्शन 2 का राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? यानी जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं और ठोस कण डालते हैं, तो जो ठोस कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो भारी होते हैं। इसलिए अवसादन की विधि में कौन सा गुण काम आया उनका? भारी होना। कौन सा? भारी होना। और एक और क्या होता है, जो ठोस के कण है इस प्रकार के होंगे कि वो वाटर में घुलेंगे नहीं, अघुलनशील होंगे। ठीक है।
तो ऐसा ऑप्शन कि ठोस कण एक तो भारी होते हैं और वो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। पहला ऑप्शन दिया हल्का था जल में घुलनशील, तो हल्के भी नहीं है और जल में घुलनशील नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा है हल्का था जल में अघुलन, हल्का नहीं होगा, भारी होगा और अघुलनशील होगा, तो ये भी नहीं। तीसरा दे दिया बाहरी था जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील नहीं होगा। जल में घुल ही जाएगा तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे चावल वगैरह दाल वगैरह के अंदर जो अशुद्धि है उनको हम कैसे करते हैं, बनाने से पहले वाटर डालते हैं, पानी से उनको धोते हैं, तो धोने से क्या होगा, जो छिलके वगैरह होंगे या थोड़ी बहुत मिट्टी होगी वो पानी के साथ बह जाएगी और जो चावल और दाल है वो नीचे रह जाएगी। तो ये काम आया कि वह भारी थे और अघुलनशील थे। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा इसमें, डी ऑप्शन थर्ड नंबर क्वेश्चन का, भारित का जल में अघुलनशील होना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन है मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण किए। यानी अंतरा नाम की कोई लड़की है, वो मोमबत्ती की जो ज्वाला है, जो ऊपर लोसी होती है उसके अंदर कुछ रेशों को जलाती है और वो क्या नोट करती है वो आपको देखना है। पहला उसने एक्स लिए है कोई, हमें पता नहीं एक्स क्या है। वो कैसे जलता है, चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी राख बच जाती है, यानी जो राख बचती है वो कैसी होती है, स्लेटी कलर की होती है, ठीक है। दूसरा है कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। कौन सी राख उत्पन्न कर रहा है, गहरी दरदरी। और जेड पे क्या दिया हुआ है, जलने पर पिघल जाता है, जेड दिया हुआ है। तो अब हमें बताना है एक्स वाई और जेड क्या है। पहला है सूत यानी कॉटन नायलॉन और ऊन है। दूसरा है जूट ऊन और रेयान है। चार तीसरे पे क्या है, रेशम डेनियम और नायलॉन है। चार पे दिया हुआ है ऊन रेशम और रेयोन है। क्या होगा, जो चमकदार ज्वाला के साथ जलेगा वो क्या होगा, हमारा जूट होगा। कि जूट को अगर हम जलाएंगे तो क्या है, वो चमकदार रोशनी पैदा करेगा और उसकी जो राख होगी वो स्लेटी कलर की होगी। अब दूसरे पे क्या दिया, कुंचित होकर, जो ऊन वगैरह होती है वो सिकुड़ जाती है, जब वो जलती है तो क्या होती है, सिकुड़ जाती है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। अब जेड बचा, जलने पर पिघल जाता है, तो पिघलता क्या है, जो प्लास्टिक के होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं हमारे, वो ऐसा करते हैं। यानी इनके जो कपड़े होते हैं जब जलते हैं तो क्या होता है, एकदम पिघल जाते हैं और क्या होता है, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा आ जाएगा हमारा, रेयन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा फोर में, फोर में हमारा आएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट होगा फोर में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है, यानी सेल की जो पावर है वो और बल्ब किस प्रकार से जलता है वो समान है, तो निम्न में से किस सरल श्रेणी क्रम परिपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होगा, वो आपको बताना। कैसा संयोजन होना चाहिए, श्रेणी क्रम संयोजन करना है हमें, कैसा, श्रेणी क्रम, ठीक है, ऐसे ऐसे यानी श्रेणी में लगाना है उनको, कॉन्टिन्यूअस हमें लगाना है, ठीक है। अब और जो समांतर क्रम होता है वो क्या होता है, ऐसे, यानी एक यहाँ लगेगा ऐसे, ऊपर नीचे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अब हमें देखना है किस प्रकार हम लगाएं कि जो बल्ब है वो सबसे ज्यादा उद्दीप्त हो, जले। पहला है एक बल्ब का एक सेल, दूसरा है एक बल्ब का दो सेल। अगर दो सेल से एक बल्ब को जो रो मिलेगी, लाइट मिलेगी, पावर मिलेगी, वो ज्यादा मिलेगी तो वो ज्यादा उद्दीप्त होगा। तो ये क्या लग रहा है आपको इसमें, सही होना चाहिए, जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 5, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ए हमें पता नहीं क्या है वो, और उसकी कमी बी उत्पन्न करता है, यानी उसकी जो कमी है वो कौन उत्पन्न कर रहा है, बी कर रहा है। यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है, यानी कोई विशेष क्षेत्र में होता है ये।
जो कि प्राय सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। यानी क्षेत्र का भी हमें पता नहीं किस प्रकार के क्षेत्र में होता है, मैदान वाले में, पहाड़ी में, या जहाँ मतलब पानी वगैरह ज्यादा हो वहां होता है, पता नहीं है, सी दिया है वो सिर्फ। ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। यानी ए की कमी बच्चों में किस प्रकार को क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है, डी उत्पन्न करता है। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी डी को देखना है कि ये क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा आना चाहिए आप बताइए। थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए, थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए, थायराइड ग्रंथि आपको पता है आयोडीन से संबंधित होगी। क्या हो जाएगा, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए आयोडीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उसकी कमी भी उत्पन्न करती है। यानी उस थायराइड ग्रंथि से में जो आयोडीन चाहिए, अगर उसकी कमी हो जाती है तो किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, घेंगा बोलते हैं, जिसे गलगंड बोलते हैं। ठीक है, वो होगा। बी क्या आ जाएगा हमारा, गलगन। ठीक है, यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है, ये विशेष क्षेत्र में होता है। और वो क्षेत्र कौन सा होता है, लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में ये रोग पाया जाता है, जहाँ थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है और गलगन रोग होता है, और कहाँ होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। अब क्या दे दिया, ए का अभाव बच्चों में, ए क्या किया हमने, आयोडीन, आयोडीन का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है, यानी मानसिक मंदता, उनका जो मानसिक विकास है वो मंद हो जाएगा, वो उत्पन्न करेगा। आयोडीन की कमी क्या उत्पन्न करेगी, मानसिक मंदता। तो ऐसा देखिए, ए को क्या किया हमने, आयोडीन, पहला दिया कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, चार पे दिए, तो सीधा ही आंसर मिल गया हमें, फोर। जो डी ऑप्शन है, आयोडीन गलगंड रोग होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और मानसिक मंदता होती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सिक्स में। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेवन नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण आता है। इसका कारण रीजन क्या दिया हुआ, दो रीजन दिए गए हैं। पहला R1 है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध करती है। पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है, और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध करती है। दूसरा कारण क्या दिया, चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करता है और सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो आपको पता है क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें सूर्य ग्रहण बताना है, तो ये सही है, क्या आता है, मध्य चंद्रमा आएगा। ए तो क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, नहीं, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं, चंद्रमा की पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया, यानी जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा है, पृथ्वी के कुछ भागों पर, पृथ्वी नहीं कर रही है, चंद्रमा कर रहा है पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न। और क्या कर रहा है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको अवरुद्ध करता है, और एक जो अंधेरा सा जो हमें दिखाई देता है वो होता है, सूर्य ग्रहण में यही होता है। और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध यानी रोकता है। तो रीजन टू ठीक है और कथन ए ठीक है, R1 सही नहीं है। तो ए सही है, और ए की सही व्याख्या कौन कर रहा है, R2 कर रहा है, तो यानी जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा सेवन में। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, छाया निर्माण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। छाया निर्माण, यानी जब हम अपनी छाया देखते हैं तो वो कभी लंबी दिखती है, कभी छोटी दिखती है, उसके विषय में आपका क्या है कि छाया कब बनती है, जब प्रकाश स्रोत और हमारा जो हम जहाँ खड़े हो रहे हैं उस पे निर्भर करती है कि हम कहाँ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, उस पे निर्भर करेगी, छोटी बड़ी वैसे बनेगी। तो इसमें क्या दिया, पीली, पीला बिंब काली छाया उत्पन्न करता है। दूसरा, छाया केवल अपारदर्शी बिंबों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा, छाया की लंबाई सरोदा बिंब की लंबाई के समान होती है। तो ये बात क्या है, गलत है, कि जो छाया की लंबाई है हमेशा जरूरी नहीं है बिंब की क्या हो, समान हो। बिंब जहां रखा जाएगा प्रकाश स्रोत से उसमें निर्भर करेगी छाया की लंबाई। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत का ही हमें चयन करना है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा एट नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है,
निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है। रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्राय पत्तियों की सतह और गूदेदार तने पर उपस्थित होते हैं। कारण क्या दिया? पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। यानी जो रंध्र होंगे उनसे क्या होगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, तो प्रभावित तो कर रही है। जितने ज्यादा रंध्र उतनी ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पौधे होते हैं उनकी पत्तियां लगभग कांटों के समान हो, ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, क्योंकि पानी की तो ऑलरेडी कमी होती है। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? पानी की कमी और ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जो रेगिस्तान में पौधे हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार का जहाँ इन्वायरमेंट जैसा होगा पौधा अपने आप को उसी स्थिति में ढालने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में हमें अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हम उसी के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो पौधे भी उसी प्रकार हैं, वो भी एक सजीव है। ठीक है। तो पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। तो ये तो इसमें सही बात है। पर ए जो क्या दे दिया कि जो पत्तियों की सतह गुदेदार तने के रूप में न होकर क्या होती है, उनकी जो होता है रेगिस्तान में क्या होता है, पौधे पत्तियों और तनों पर पतले मोम त्वचा और रेंजिंग सतह, यानी जो उनके तना होते हैं वो उनके ऊपर एक परत सी पाई जाती है, ताकि जो रंध्र है वो ढक जाए और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम से कम हो। मोम जैसी पतली परत पाई जाती है। तो ये बात नहीं आएगी, गूदेदार तने पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें जो कारण है वो तो ठीक है, पर जो कथन दिया गया वो गलत है। तो क्या हो गया? आर तो सही है किंतु ए गलत है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट होगा 9 में। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन? पौधों का मादा जननांग क्या है? एक्स है। इसके 3 भाग हैं जिसमें मुख्यतः वाई परागणों के लिए ग्रहणशील सतह है। जेड में निषेचन होता है। तो आपको क्या करना है? एक्स वाई और जेड क्या है वो आपको बताना है। तो पौधों का मादा जननांग क्या होता है? स्त्री केसर होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, और जिसके अंदर अनेक बीजांड होते हैं। तो क्या हो गया? एक्स क्या हो गया हमारा? स्त्री केसर हो गया। एक्स क्या हो गया? स्त्री केसर। मादा पौधे का मादा जननांग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। और क्या होता है? नर जननांग क्या होता है? पुंकेसर होता है। इसके 3 भाग कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड, अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होते हैं, जिसमें मुख्यतः वाई परागणों के लिए ग्रहणशील सतह है। वाई क्या है? परागणों के लिए मुख्यतः ग्रहणशील सतह है। तो इसके 3 भाग हैं। इसका जो मुख्य भाग है, जो ग्रहणशील सतह है, वो कौन सी आ जाएगा? वर्तिकाग्र आएगा। क्या आएगा? वर्तिका, यानी वाई क्या आ जाएगा? वर्तिकाग्र। जेड में निषेचन होता है। तो जेड में निषेचन होता है तो वो क्या हो गया? बीजांड हो गया। यानी अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक जब बनेंगे तो क्या होगा? युग्मनज बनेगा। ठीक है। तो बीजांड क्या हो गया? अंडाशय के अंदर पाया जाएगा, जिसके अंदर नर युग्मक मिलेगा और क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। ठीक है। तो क्या है? एक्स क्या किया हमने? स्त्री केसर। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, और इसमें से एक मुख्य जो भाग है मुख्यतः वो जो क्या करता है? परागणों के लिए ग्रहणशीलता, वो क्या है? वर्तिकाग्र। और जेड में निषेचन होता है तो वो क्या है हमारा? जेड क्या है? बीजांड है। यानी ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। एक्स स्त्री केसर, वाई वर्तिकाग्र और जेड बीजांड। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सारणी में दी गई सूचना के आधार पर कोशिका के प्रकार की पहचान करनी है। यानी एक तरफ कोशिका की सूचना दी हुई है, हमें क्या दी हुई है? कोशिका की सूचना दी हुई है। ठीक है। तो हमें पहचान करना है कि ये क्या है। ठीक है। ए कोशिका कौन सी है, बी कौन सी है, सी डी और ई कौन सी है? पहले में दे दिया, इसका क्या लक्षण दिया हमें? मानवों में तो ये पाई जाती है, पर उसके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। तो ऐसी कौन सी होती है? आरबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक तो नहीं पाया जाता, और मानवों के अंदर वो पाई जाती है। तो ए क्या कर लिया हमने? आरबीसी कर ली। ठीक है। अब बी पे क्या दिया है? एक वृहत रिक्तिका। एक वृहत रिक्तिका, तो ऐसी कोशिका कहाँ पाई जाती है? प्याज की झिल्ली होती है ऐसी कोशिका। प्याज की जो झिल्ली की जो कोशिका होती है वो ऐसी होती है, वृहत रिक्तिका होती है। तीसरे में सी में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कोई कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? जो गाल की जो कोशिकाएं होती हैं, चिक की
उसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब डी पे क्या दिया, सेम के आकार का और युग्मकों में पाया जाता है, युग्मों में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, सेम के आकार का होता है, तो ऐसा क्या होता है, द्वार कोशिका बोलते हैं इसको। कौन सी कोशिका बोलते हैं, द्वार कोशिका। ठीक है, तो ये क्या है, सेम के आकार का और पेयर में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती, वो गाल कोशिका होगी, हमारी चिक्की कोशिका है। और वृहत रिक्तिका कौन सी है, प्याज की कोशिका है। ठीक है, प्याज की कोशिका झिल्ली की कोशिका हो गई। अब जो ई में क्या है, दोनों ओर से अनावर्त नली के समान है, ऐसी कौन सी कोशिका होती है, ऐसी होती है जाइलम कोशिका। कौन सी होती है ऐसी, जाइलम कोशिका। ठीक है, जाइलम। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को किया आरबीसी, तो ऐसा ऑप्शन देखिए कि ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक में है, तो आपको पहले से ही पता चल गया। नेक्स्ट भी देख लेते, बी के प्याज की झिल्ली की कोशिका, सी गाल कोशिका, डी द्वार कोशिका और ई जाइलम कोशिका, यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा 11 में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, द्रव ए बी सी जल में अमिश्रण यानी जल में घुलते नहीं है, जिनके द्रव्यमानता आयतन निम्न सारणी में दिए गए हैं। एक तरफ द्रव्यमान दिया गया, एक तरफ आयतन दिया गया है। यदि जल का जो घनत्व है वो कितना दिया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MyV, यानी द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो जल का तो हमें दे दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें जो ABC दिए हुए हैं, द्रव दिए गए हैं, उनका पता नहीं है क्या घनत्व है, तो निकालना पड़ेगा। तो पहले का द्रव्यमान दिया 5.4 और उसका आयतन दिया हुआ है 5। ठीक है, इसका जो आएगा, क्या आएगा, घनत्व आएगा, वो कितना आ जाएगा, 1.08। ठीक है, दूसरे का कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार दूसरे का निकाल लेंगे, 4.6/50। ठीक है, तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 0.92। और इनकी जो यूनिट रहेगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रही, क्योंकि द्रव्यमान ग्राम में है और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। तीसरे का क्या दिया हुआ है, 130। ठीक है, 130/100 करेंगे हम, इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी पहले का क्या है, 1.08, दूसरे का है 0.92, तीसरे का है 1.3। अब देखिए, जल का कितना दिया, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो दो ऐसे आए हैं जिनका 1 से ज्यादा है, यानी वो क्या है, जल से भारी है। ठीक है, पर एक का आया है जल से कम, यानी 0.92 आया है, 0.92, तो वो जल से क्या है, हल्का है। तो हल्का है तो वो क्या, जल की सतह पर तैरेगा, हल्की चीज ही तो तैरेगी। और जो भारी है वो तले में, यानी सतह नीचे जाके तले में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है अब हमें जो इस बात को सही कहे। पहला द्रव ए जल पर तैरेगा, तो ए तो नहीं तैरेगा, क्या तैरेगा, बी तैरेगा। द्रव ए और सी जल पर तैरेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। द्रव बी और सी तैरेंगे, नहीं। द्रव बी जल पर तैरेगा, हाँ ये बात सही है, क्योंकि उसका जो घनत्व आया है वो जल से कम आया है, कम आया है तो मतलब वो हल्का है, हल्का है तो जल की सतह पर तैरेगा। तभी तो बर्फ जल की सतह पर तैरती है, उसका जो घनत्व है वो जल से कम रहता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा 12 में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया, किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है। दूसरा है, समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होती है। तीसरा है, गर्म वायु की ध्वनि गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होती है। चार है, ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए और कौन सा नहीं। ऑप्शन, किसी वायलिन और बांसुरी के एक साथ बजने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है, तो ये बात सही है, क्योंकि अभी दोनों एक ही माध्यम में चल रही है, तो चाल होगी वो समान रहेगी। दूसरा क्या है, समान तीव्रता की दो ध्वनि
तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होती है। समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव समान उच्चता होती है, ये बात गलत है और गलत की हमें पहचान करनी है, ये ठीक है। बाकी पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो ध्वनि की जो गति होगी वो प्रभावित होगी, ठीक है, तापमान पर निर्भर करती है, तो ये बात भी ठीक है। चार क्या दिया, ध्वनि की गति माध्यम के घनता से प्रभावित होती है। हाँ, तो ध्वनि की जो गति है वो माध्यम के घनता और उसकी प्रत्यास्थता दोनों से प्रभावित होती है। क्या होती है, ध्वनि की जो गति है माध्यम के घनता और उसकी क्या है प्रत्यास्थता दोनों से प्रभावित होती है। जहाँ अधिक प्रत्यास्थता और घनत्व अधिक है वहां ध्वनि की गति अधिक है, और जहाँ कम है वहां ध्वनि की गति कम है। इसमें जो बी ऑप्शन है वो गलत है, तो गलत की हमें पहचान करनी थी, तो 13 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अपोजिट। जो वाष्पन होता है वो किसके अपोजिट होगा, वो हमें देखना है। क्या सही क्षेत्रफल के, तापमान के, आर्द्रता के और हवा की गति के। तो जो वाष्पन की दर होती है वो स्थायी क्षेत्रफल और जो तापमान है उसकी तो क्या होती है समानुपाती होती है, कि जैसे इस तय का क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पन की दर बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा वाष्पन की दर बढ़ेगी। पर जो आर्द्रता होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती, आर्द्रता ज्यादा वाष्पन कम, आर्द्रता कम वाष्पन ज्यादा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, व्युत्क्रमानुपाती पूछे हमें, ठीक है। आर्द्रता के वाष्पन की दर क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती और क्षेत्रफल और तापमान के समानुपाती होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। धातु ए धातु बी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो जो विस्थापित करते हैं लवणीय विलयन से वो किस पे निर्भर करता है, उनकी सक्रियता पे निर्भर करता है। ए धातु धातु बी को विस्थापित कर रही है, यानी ए ज्यादा सक्रियशील है, सक्रियता उसकी ज्यादा है, पर जो बी है उसकी सक्रियता ए की अपेक्षा कम है। अब क्या दिया, किंतु धातु सी को उनके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। ए ने बी को तो कर दिया पर सी को नहीं कर पा रही है वो, ठीक है। तो सी की सक्रियता ए से ज्यादा हो गई, ठीक है। अब क्या है, धातु बी धातु डी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। बी किसको करती है, डी को करती है, तो डी की कम और बी की ज्यादा होगी। तो क्या क्रम आया इसमें, इसमें आ गया सबसे ज्यादा आएगी सी की, क्योंकि सी को ए नहीं कर पाई है। फिर आएगा ए, ठीक है। फिर आएगा बी, बी को कर दिया उसने, और बी ने किसको किया, डी को किया, यानी सबसे ज्यादा जो सक्रियशील है वो सी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन की, जिसमें सी है, ए है, बी है और डी, ये क्रम दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न का मिलान करना है हमें, यानी एक तरफ क्या दी हुई है, कुछ हमें क्वालिटी दी हुई है, देखना है वो कौन सी धातु की या किसकी है, वो देखना है हमें, ठीक है। पहला, एक धातु जो दो रूपों में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो दो रूपों में पाई जाती है, क्या क्लोरीन, जिंक, कार्बन, ब्रोमीन, कॉपर, इनमें से देखना है। ऐसा धातु आएगी कार्बन, क्योंकि कार्बन के तीन अपरूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोर, ठीक है। तो कार्बन ऐसी धातु है जो एक से ज्यादा रूपों में पाई जाती है, तो फर्स्ट का मिल गया थर्ड से। अब क्या करना, एक धातु जो कमरे के तापमान पर लिक्विड है यानी द्रव है, ऐसी कौन सी धातु होती है, ऐसी धातु आएगी ब्रोमीन, यानी फोर से मैच होगा, ये हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है। सी में क्या, एक धातु जो पीतल था कांसे का क्या है घटक है, यानी ब्रास और ब्रोंज का एक घटक है, वो ब्रास और ब्रोंज को मिलकर मिला के बनता है, ठीक है। तो पीतल था कांसे का घटक है, तो ऐसा कौन सी है, ऐसी है कॉपर, ठीक है। 5 से मैच होगा सी ऑप्शन। अब क्या है, एक अधातु जो जल को रोगाणुमुक्त करने में प्रयुक्त होती है, यानी अधातु है वो, और जल को शुद्ध करने के लिए जो उसका क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसा क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन डालते हैं हम जल में, जल को अशुद्धियों से दूर करने के लिए, ठीक है। तो डी मिल गया फर्स्ट से। अब क्या है, एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, तो विद्युत का लेपन में कौन सी धातु होती है, जिंक होती है। ई मिल गया हमारा दो से। तो अब देखिए क्या किसको कहाँ से मिला है, ए को मिला है हमने तीन से,
ए को मिलाया हमने 3 से, यानी फर्स्ट में थर्ड आएगा। A3 और A3, यानी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ए में 3 दिया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं हम। अब क्या, एक धातु जो कमरे के तापमान के है, द्रव है, लिक्विड में है, वो कौन सी की है हमने, ब्रोमीन की, यानी 4 से। बी को किससे किया है, 4 से। तो अब हमें पता चल गया, यानी जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बी में 1 दे दिया, इसमें डी में क्या है, 4 है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। ठीक है, 15 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, मानव में शिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही। ठीक है, पहला दिया, ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर ले जाती है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रुधिर के अंदर होता है, उसको लेके जाती है। दूसरा, इनकी भित्ति मोटी होती है। तीसरा क्या दिया, इनमें पार्ट होते हैं जो रुधिर को एक दिशा में प्रभावित करते हैं। चार दिया, ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर उपस्थित होती है। तो सिराएं क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें CO2 होती है जिस रुधिर में, उसको कहाँ तक लाती है, हृदय तक लाती है। यानी शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो लाती है वो सिराएं कहलाती है। ठीक है, तो ये बात तो इसमें ठीक है। 17 का जो ए दिया हुआ है वो तो ठीक है। अब क्या दे दिया, इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, दूसरा क्या दिया, इनमें पार्ट होते हैं जो रुधिर को एक दिशा में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये बात भी सही है, जो एक ही दिशा में रुधिर को प्रभावित करेंगे ऐसे पार्ट होते हैं शिराओं के अंदर। ये बात भी ठीक हो गई। अब क्या दिया है इसमें, ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होती हैं, यहाँ त्वचा के नीचे ही होती है। और ये बात भी ठीक है, यानी डी भी ठीक है, और क्या है, सी भी ठीक है, और ए भी ठीक है। बी गलत है, इसकी भित्ति पतली होती है न कि मोटी होती है, तो ये इसमें कट हो जाएगा, बाकी सब आएंगे। ए सी और डी, तो ए सी डी दिया है बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 17 में। 18 क्या दिया, विषाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। विषाणु जो अगर सजीव के टच में आ जाते हैं तब तो वो जीवित हो जाते हैं, वैसे क्या होते हैं, वो मृत समान ही रहते हैं विषाणु। ठीक है, सजीव और निर्जीव के जो बीच की कड़ी है वो विषाणु होते हैं। ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं। दूसरा है, ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी दूसरी कोशिकाओं से, इनका अपना तो कुछ नहीं होता, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वहीं से अपना ही क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। तो ये बात ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें कोशिकाएं संरचनाएं नहीं होती, तो ये बात भी ठीक है। विषाणुओं की कोई कोशिका संरचना नहीं होती, जिस जीव में जाएंगे वैसे ही हो जाएगा। 4 पे कह दिया, ये मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विषाणुओं के बारे में कौन से कथन सही आ जाएंगे, ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, ये बात ठीक है। और क्या है, ये इसमें किसी संरचना, कोई कोशिका संरचना नहीं होती, यानी बी और सी इसमें सही है। सी ऑप्शन राइट होगा 18 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन से जल जनित, यानी जल द्वारा, वाटर द्वारा जो रोग होते हैं, और कौन से जीवाणु द्वारा, जल से होते हैं, और उनका जो इसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा होते हैं, ऐसा रोगों का समूह देखना है। पहला दिया मलेरिया और हैजा। ठीक है, हैजा तो जल द्वारा होता है और बैक्टीरिया भी होता है इसमें, पर मलेरिया नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन का। दूसरा है टाइफाइड और पीलिया दे दिया, तो पीलिया नहीं आएगा, पीलिया वायरस द्वारा होता है, और टाइफाइड क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा, तो ये भी ठीक है। और जल क्या होता है, इसका माध्यम होता है। दूसरा है मलेरिया और पीलिया, तो इसमें दोनों ही कट हो गए। अब 4 पे क्या दे दिया, टाइफाइड और हैजा। हाँ, इनका माध्यम होता है क्या, जल, और बैक्टीरिया द्वारा ये होते हैं, और लीवर हमारा इनसे इफेक्ट होता है, तो डी ऑप्शन राइट होगा 19 पे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है। ठीक है, पहला है पौधे के तनों में बड़े छिद्रों का होना। दूसरा है पत्तियों पर मोम की परत होना। तीसरा है फीते जैसी पत्तियां। 4 है पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र। तो जलीय पौधा क्या होगा, जो ऊपर तैरने में उनकी हेल्प करता है, वो क्या आएगा, पौधे के तनों में बड़े छिद्रों का होना, और इनका जो तना होता है वो हल्का होता है, पतला होता है, और लंबा होता है, ताकि वो जल की सतह तक वृद्धि करता है, तना इतना बड़ा होता है। और इनकी जो जड़ें होगी वो छोटी होती है, जो सिर्फ तलहटी में उनको जमने में, मतलब टिके रहने में क्या करती है, हेल्प करती है।
सो इसमें 20 में फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। पौधों की तनों में बड़े छिद्रों का होना, वो क्या है, जलीय पौधों की जल पर तैरने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये ऑप्शन राइट है 20 में। 21 क्या दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री वैष्णवी छात्रों में समझ विकसित करना चाहती है कि चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या समझाना चाहती है कोई शिक्षिका कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उन पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है उसके जो बीच वाला पृष्ठ है उसकी बजाय, वो समझाना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या करे वो आपको बताना है। पहला दिया, अलग अलग चुंबकों के दो सजातीय ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाना। सजातीय ध्रुव यानी एक दो ध्रुव एक दूसरे के पास में आएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो इससे तो कुछ नहीं पता चला कि ध्रुवों पर ज्यादा है बाकी जगह कम है। दूसरा क्या दिया, एक लोहे की कील को चुंबक के पास लाना और जांच करना कि कील ध्रुवों के पास अधिक आकर्षित होती है, चुंबक के मध्य भाग में अधिक क्या होती है, आकर्षित होती है। तो देखना है कि कहाँ वो ज्यादा अट्रैक्ट हुई है, वो आपको देखना है। तो इससे भी नहीं, ज्यादा स्पंज नहीं आएगा, समझ तो आएगा पर ज्यादा अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे इसको। तीसरा क्या है, लोहे के बार पर स्टील के तार लपेटकर तार में बिजली प्रवाहित करना, तो ये भी। चार क्या दे, लोहे के चूरे से बड़े डिब्बे में चुंबकीय बार रखना, यानी क्या करना है, लोहे का बुरादा सा हमने लिया है, उसके अंदर कोई क्या रख दिया, हमने चुंबक का टुकड़ा रख दिया। अब हम क्या देखेंगे, जो लोहे के जो छोटे छोटे कण हमने लिए थे, बुरादा लिया था, वो कहाँ चिपका है सबसे ज्यादा। तो उससे क्या होगा, बच्चा देख पाएगा कि ये यही क्यों चिपका, क्योंकि यहाँ ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र था इसीलिए वहां पे ज्यादा क्या हुआ है, वो चिपका है बाकी उसके बीच वाले पृष्ठ की बजाय। तो इससे सही समझ में आएगा बच्चों, यानी डी इसमें राइट होगा 21 में। ठीक है। 22 क्या दिया हुआ है, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में से छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल करी, यानी 7 तक उनको लगभग सब कुछ आता है, यानी अच्छे से वो कर लेते हैं। अब क्या है, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक संभावना होगी जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वो अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। पहला दिया, पवन के निर्मित होने और वायुदाब के बीच में संबंध, तो ऐसा तो 7 तक हो जाता है, तो बच्चा इस चीज के बारे में तो बता पाएगा। दूसरा है क्या, गर्म होने के परिणाम स्वरूप हवा का विस्तार, यानी गर्म होने पर हवा फैलती है, ये भी बता देंगे। 7 तक आपको आ जाता है कि एनसीईआरटी की जो 7 तक की पाठ्य पुस्तक है उसमें ये सब समझाया हुआ है। तीसरा क्या है, चक्रवातों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय, तो ये भी बता देगा बच्चा। भूकंप के दौरान किए जाने वाले जो सुरक्षा उपाय, वो बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पढ़ता है, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। यानी जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, इसमें राइट होगा 22 में। 23 क्या दिया, सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्कर का परिचय देने से पहले उनसे घर पर एक गतिविधि करवाना चाहती है। क्या, जल चक्कर की, कैसे जल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और वापस जल में कैसे परिवर्तन होता है। जो जल चक्कर है कि पहले क्या करते हैं, हम जल को गर्म करते हैं, भाप बनती है, फिर भाप को ठंडा करके वापस जल में परिवर्तन, जो जल चक्कर है वो कैसे चलता है उसको समझाने के लिए घर पर वो उनसे कोई गतिविधि करवाना चाहती है जिससे वह अवधारणा से जोड़ना चाहती है और उसको उस जो जल चक्कर की अवधारणा समझाना चाहती है उससे जोड़ पाए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे कम उपयोग, यानी सबसे कम उपयुक्त कौन सी है वो बताइए। मैंने पानी को उबालकर ठंडा कर फिल्टर में डालकर पीना और फिर से नया पानी उबालकर फिल्टर में भरना। इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे जल आया, कहाँ आया, नहीं पता चला। दूसरा क्या, उबलते पानी की भाप को एक थाली पर बर्फ का डला रख इकट्ठा करना, तो ये जल चक्कर का ही कारण है कि पहले हमने जल को उबाला, भाप बना, फिर उसको इकट्ठा किया, वापस से जल बनाया, तो ये तो जल चक्कर ही बता रहा है, तो ये तो सही। दूसरा, पानी से भरे बर्तनों को कुछ घंटों के लिए धूप में रखने के बाद उन्हें देखना कि धूप में रखने के बाद में क्या होगा, पानी थोड़ा सा कम होगा क्योंकि वो वाष्पित होगा। ठीक है। तीसरा क्या, 4 पे कह दिया, सुबह नंगे पांव बगीचे में टहलना और ओस को महसूस करना, तो ये भी ठीक है। सबसे कम उपयुक्त होगा इसमें जो 23 दिया हुआ है हमारा, इसमें आएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि पानी को उबाल कर पीना है फिर फिल्टर में वापस से पानी भरना है, इससे कुछ नहीं। तो ये सबसे कम उपयुक्त होगा, 23 में फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा।
24 क्या दिया हुआ है? 24 है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला दिया, आलू स्टार्च मौजूद होने का पता कैसे लगाएंगे? तो ये तो सीधा सीधा परीक्षण किया जाएगा, आलू स्टार्च है में कि आलू के अंदर स्टार्च मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो इसका तो बच्चा कर देगा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, खुले सिरे वाला क्या होगा कि बच्चा जिसका आंसर है वो अपने शब्दों में अपनी सोच के हिसाब से दे सके कि बच्चा कहाँ तक सोच पा रहा है। ठीक है, इससे सृजनात्मकता का विकास होता है बच्चे के अंदर। दूसरे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन को समृद्ध स्रोत है? तीसरा है, आप अपने परिवार के लिए किस प्रकार संतुलित आहार चार्ट बना सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब बच्चा अपने शब्दों में अपनी सोच के कि कितना कहाँ तक वो सोच सकता है वो दे सकता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये लेके आऊंगा, इसके अंदर ये चीज होगी, यानी इसका उत्तर बच्चा अपने शब्दों में देगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा 24 में। 25 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, वो आपको बताना है। पहला है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका तो बच्चा सीधा सीधा आंसर दे देगा, हीमोग्लोबिन। दूसरा है, धमनी और सिराओं के बीच में क्या अंतर है? तो वो बता दे, ठीक है। तीसरा है, सिराओं में डीऑक्सीजनेट यानी ऑक्सीजन का ह्रास कौन सा रक्त होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। रक्त प्रभावित होते हैं क्या? महाधमनी एक सीरा। 4 पे दे दिया, जाइलम और पौधे, पानी की पाइप और घर, इन दोनों जोड़ों में क्या समान है? तो वो बताना है। तो निगनात्मक तर्क यानी क्या हमसे जाना है? नियम से क्या जाना है? नियम से उदाहरण की, यानी कोई दिया गया तथ्य है उसको हमें निष्कर्ष तक लेके जाना है कि क्या परिणाम होगा। तो सिराओं में डीऑक्सीजनेट रक्त प्रभावित होता है क्या? महाधमनी भी एक सिरा है। तो ये जो होगा ये इसमें निगुणात्मक तर्क विकसित होगा बच्चों में। 25 में क्या आ जाएगा हमारा? जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, परछाई किस प्रकार बनती है? इस अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है, यानी कौन सा जो संसाधन है वो सबसे अच्छा रहेगा? पहला है एक पेरिस्कोप, दूसरा एक सूची छिद्र कैमरा, तीसरा है एक धूप घड़ी, चार है एक जलती हुई मोमबत्ती। परछाई कब बन जाती है? यानी लाइट के बीच में कोई आ जाती है उसी की तो परछाई बनेगी। और जो परछाई है, जैसे हमारी परछाई है दोपहर के समय क्या होती है? सबसे कम। सुबह और शाम के टाइम सबसे लंबी परछाई बनती है। तो सूर्य जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है तो हमारी परछाई उससे अपोजिट पश्चिम से पूर्व की ओर हमें दिखेगी। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा संसाधन कौन सा होगा? एक धूप घड़ी है, उससे परछाई की जो किस प्रकार बन रही है, कैसी बन रही है, उसको अच्छे से हम देख पाएंगे। 26 में सी ऑप्शन राइट रहेगा। 27 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? पहला, भार उठाने के लिए घिरनी का प्रयोग। दूसरा है, बिलियार्ड की टेबल पर छड़ी से बिलियार्ड की गेंद को मारने का प्रभाव। तीसरा है, एक भारी वजन पर विपरीत दिशाओं में असमान बल लगाने पर धकेलने का प्रभाव। चार है, पानी के ऊपर तैर रहे पिंड के वजन बदलने का प्रभाव। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, जो बिलियार्ड की टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर जो छड़ी है उसके द्वारा गेंद को मारने का जो प्रभाव है कि किस प्रकार मारा और वो कहाँ गई, तो उसका जो है वो किससे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा अच्छे से हम समझा सकते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा 27 में। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या है? एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। मिट्टी की विभिन्न किस्मों पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुसरी सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि, यानी क्या किया जाता है इस गतिविधि में? वर्तमान ज्ञान का उपयोग, ताकि बच्चा उस चीज को पढ़ने में अपनी रुचि भी ले। ठीक है, उसके लिए किया जाता है। पहला, छात्रों को उनके आवास के आसपास के अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करने को कहना। दूसरा, छात्रों को खेत में पौधरोपण के लिए कहना। तीसरा है, खेत में मिट्टी के खोदने के बाद उसकी परतों को अलग करने को कहना कि परतें हैं, ठीक है, अगर उनको खोदेंगे तो बच्चा देखेगा कि यहाँ पे ये परत थी, ऐसी थी, दूसरी ये थी, उसको खोदा तब उसमें जो देखा उसका अवलोकन किया।
तो ऐसा करेगी तब क्या करेगा बच्चा, उस चीज को जानने की उसकी इच्छा होगी, उसकी रुचि पैदा होगी। यानी सी ऑप्शन राइट होगा 28। 29 क्या दिया हुआ, 29 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा के एक छात्र ने कहा कि बैक्टीरिया ही एकमात्र सूक्ष्म जीव है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयोगी, यानी बच्चे के मन में ये बात जच गई है कि बैक्टीरिया ही मात्र एक सूक्ष्म जीव है, उसके अलावा और कोई सूक्ष्म जीव नहीं है। सूक्ष्म जीव क्या होगा, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी, यानी इस बात को कैसे टीचर को वो सुधारे ताकि बच्चे की ये जो अवधारणा बन गई है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही एक सूक्ष्म जीव है, उसको दूर कर पाए। पहले शिक्षक एक कुकुर माता लाए और बताते हैं कि वह कवक क्यों है। दूसरा है, शिक्षक तालाब के पानी का नमूना लाता है और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसे ध्यान से देखने को कहता है। तो उसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कैसा है, और उनको हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, हमें उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ी है। तीसरा, शिक्षक सूक्ष्म जीव से प्राप्त एक दवा लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसे ध्यान से देखने को कहते हैं। चार, शिक्षक एक फलीदार पौधे की जड़ों में मौजूद गुटिका लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे देखने को कहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होगा वो तालाब के पानी का जो नमूना लाएगा, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव दिखेंगे वो रखेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा 29। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, छात्रों में रासायनिक परिवर्तन संबंधित समझ का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रमाणिक वास्तविक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। पहला है, एक ऐसा कक्ष बनाएं जिसमें लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित रहती है। दूसरा, समुद्र जल के खारेपन को कम करने के लिए निस्पंदन तंत्र की व्यवस्था स्थापित करें। तीसरा है, लोहे की एक कील के कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखें। चार है, रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार करें। क्या करना है, एक वास्तविक कार्य यानी जिसको हम कर सकते हैं, यानी ऐसा कक्ष बनाए जिसमें लोहे की जो कील है उस पर जंग ना लगे, यानी जो लोहे की कील है उसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके उस पे एक परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोहे पे जंग लग गया भूरे रंग की। ठीक है, तो ऐसा कक्ष बनाए जिसपे लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित, यानी हवा के संपर्क में नहीं आएगी, तो कैसे होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी, तो उसपे भूरे रंग की परत नहीं जमेगी। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो राइट होगा 30 नंबर क्वेश्चन में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।